लाख आदमी वहाँ होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि 10-15 हज़ार से ज़्यादा लोग थे। कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस के लोग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। तो फारूक अब्दुल्ला हो सकता है, उसका बेटा जो है वो वाजपेयी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर है। अभी ये जो अपनी पार्टी है ये इनको आप बी टीम कहें तो मैं मान सकता हूँ। आज़ाद साहब कैसे बी पार्टी? साहब वो शख्सियत हैं जो महाराष्ट्र से, जहाँ 5% मुसलमानों की आबादी भी नहीं थी, वहाँ से 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी यहाँ से उम्मीदवार खड़ा नहीं किया आपने? नहीं, अभी हमारी तैयारी नहीं थी, हमें मुनासिब कैंडिडेट नहीं था और हमारा अभी मेंबरशिप चल रही है हमारी। अभी हम हर कंस्टिट्यूंसी में अपने पाँव मजबूत कर रहे हैं। जब बीजेपी को ये लगा कि गुजर बकरवाल जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ हैं, मुसलमान कश्मीरी जो हैं वो सारे बीजेपी के खिलाफ हैं, और जो कश्मीरी स्पीकिंग लोग हैं जम्मू कश्मीर में, हमारे रजौरी पुंछ में, बीजेपी के खिलाफ है। तो पहाड़ी तो एक दो सीटें दिला सकते हैं। अब मेरे रजौरी पुंछ में किसी बिहारी को, किसी यूपी वाले को कहो कि वो जगह लेके देखे, हम किसी बिहारी को, यूपी वाले को, बाहर हरियाणा वाले को, पंजाब वाले को 5 मरले जगह नहीं लेने देंगे। मोहम्मद लतीफ हकला के साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा इलेक्शन को लेकर जो है तैयारियां चल रही हैं और हर कोई सियासी जमात तैयारियां कर रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ज़िला उधमपुर के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ और जिस जलसे को ख़ताब करने खुद मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़िला उधमपुर के अंदर लोगों से ये वादा किया कि आप लोगों को बहुत जल्द रियासत का दर्जा मिलने जा रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द असेंबली के इंतखाबात भी होंगे। इसी सब पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर इश्तियाक भट्टी जी हैं। भट्टी सर, आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उधमपुर आए थे, आपने भी उनकी तकरीर जो है वो सुनी होगी, हमने भी सुनी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो क्यास लगाए बैठे थे कि हमारे लिए शायद कोई बड़ा ऐलान होगा, वो बड़ा ऐलान होता हुआ नज़र नहीं आया। और प्रधानमंत्री के दौरे को आप कैसे देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर का ये उनका दौरा? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। तो जहाँ तक प्रधानमंत्री साहब का दौरे का, जम्मू कश्मीर के दौरे का ताल्लुक है, तो आज उधमपुर में मैंने उनकी तकरीर सुनी है और लोगों को भी देखा है। मुझे ये था कि कम से कम 1 लाख आदमी वहाँ होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि 10-15 हज़ार से ज़्यादा लोग थे। और प्रधानमंत्री ऐलान क्या करेंगे? 2019 में से के बाद में हम यही सुनते आए हैं। अभी तो ये डेली वेजर्स हड़ताल पे बैठे हैं लोगों का है। और जहाँ ये बात पहाड़ियों की बात करते थे, पहाड़ियों को चलो श्रो ट्रैप दे दिया है इन्होंने, लेकिन बाकी लोग नाराज़ हैं इनसे। गुजर बकरवाल तबका पूरा नाराज़ है इनसे जम्मू कश्मीर में। अब जो गुजर बकरवालों का रुझान कभी बीजेपी के साथ हुआ था, तो गुजर बकरवाल तो बिल्कुल बीजेपी से कट गए हैं। मैंने वहाँ जलसे में गुजर बकरवाल लोगों को नहीं देखा है आज उधमपुर में। तो मुझे ऐसे लगता है कि उधमपुर की जो आज की रैली है ये एक नाकाम रैली है और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर से कहीं उखड़ी ना जाए। मुझे ऐसा भी अंदाज़ा हो रहा है कि कहीं एक सीट भी ना ले पाएंगे। बड़ी सर, आपसे मैं समझना चाहता हूँ, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को लेकर तरह तरह की बातें जो हैं हो रही हैं। कुछ लोग और बिलखसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस के लोग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। और वहीं आज यहाँ आप प्रधानमंत्री की जो है जो आज प्रोग्राम हुआ है उससे मुतमिन भी नहीं है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव जो आज़ाद पार्टी है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा इंतखाबात को लेकर कितनी संजीदा है, और अगर हम बात करें जम्मू पार्लिमानी सीट की तो यहाँ से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने क्यों उम्मीदवार नहीं खड़ा किया? देखिए, जहाँ तक आज़ाद साहब का ताल्लुक है, आज़ाद साहब हिंदुस्तान के मुसलमानों के इत्तेफाक के लीडर हैं। आज़ाद साहब ने 50 साल एक मुल्क की खिदमत की है, कांग्रेस की खिदमत की है। आज़ाद साहब जब जनरल सेक्रेटरी होते थे तो स्टेटें जीत के लाते थे, तब तक कांग्रेस इक़्तिदार में रही है। बी टीम तो फारूक अब्दुल्ला हो सकता है, उसका बेटा जो है वो वाजपेयी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर है। अभी ये जो अपनी पार्टी है ये इनको आप बी टीम कहें तो मैं मान सकता हूँ। आज़ाद साहब कैसे बी पार्टी है? आज़ाद साहब को कांग्रेस के साथ इख्तिलाफ हुए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। अब अपनी पार्टी बनाए को थोड़ा ही अरसा हुआ है, लेकिन आज़ाद साहब की वो शख्सियत है कि जब आज़ाद साहब ने अभी पार्टी अनाउंस भी नहीं की थी तो लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग एयरपोर्ट उनको लेने गए थे। अब आज़ाद साहब को ये मौक़िफ़ है कि भाई, आज़ाद साहब ने कहा कि हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, हमें स्टेट का दर्जा लेना है, और स्टेट का वो दर्जा ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो लूला और लंगड़ा हो।
फारूक अब्दुल्ला का क्या है? जो फारूक अब्दुल्ला और उसकी पार्टी हमें बी टीम कहती है। फारूक अब्दुल्ला तो कल दोनों बाप बेटे, अगर इनको 20 सीटें आ गई तो दोनों बाप बेटे जाके मोदी के पांव पकड़ेंगे। और मैं इनको जानता हूँ अच्छे तरीके से। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में कुछ कहता है, दिल्ली में कुछ कहता है, जम्मू में कुछ कहता है। अभी उन्होंने गुजर बकरवालों को बुला के उनकी जलील किया, बेइज्जती की उनकी, कि आप बेईमान हो। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको तो कोई हक नहीं है किसी को बी पार्टी कहने का। तो ये तो इनका पास्ट ऐसा है भाई। आप 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से 3 दिन पहले आपका हुसैन मसूदी और आप और उमर अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, और 3 दिन के बाद 370 का खत्म हो जाता है। आपने क्या बात की थी प्राइम मिनिस्टर के साथ? आपने सौदाबाजी की थी। आपने यही बोला होगा कि हमें नजरबंद कर दो वरना कश्मीरी मारेंगे हमें। तो जहां तक आज़ाद साहब का तल्लुक है, आज़ाद साहब एक आउटलुक, सेकुलर आउटलुक के आदमी हैं, उनको आप बी टीम कहना नामुनासिब है। तो जहां तक इलेक्शन का तल्लुक है, तो अभी हम देख रहे हैं, अभी हमारा एक पार्लियामेंट मेंबर जो है वो पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन के लिए जो है वो सरूरी साहब डोडा उधमपुर से लड़ रहे हैं इलेक्शन। आज़ाद साहब ने अभी फाइनल नहीं किया कि क्या वो रजौरी पुंछ अनंतनाग से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो भारी तादाद में उनको वोट मिलेंगे इंशाल्लाह। Azad Saab is equally popular among all sections of society in Poonch Rajouri as well as Chenab Valley. तो आज़ाद साहब तो एक पॉपुलर, और आज़ाद साहब वो शख्सियत हैं जो महाराष्ट्र से जहाँ 5% मुसलमानों की आबादी भी नहीं थी, वहाँ से 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने के आए हैं। और उमर अब्दुल्ला का ये कहना कि जी वो उनको चनाब वैली से लड़ना चाहिए। आज़ाद साहब चाहे नॉर्थ से लड़ें, साउथ कश्मीर से लड़ें, रजौरी पुंछ से लड़ें, कठुआ उधमपुर से लड़ें, आज़ाद साहब हर जगह पॉपुलर है। आज़ाद साहब के लोग हर जगह है, उनसे प्यार करते हैं उनसे लोग। और जब ये सेंटर में मिनिस्टर थे तब पुंछ के लोगों से भी उतने जुड़े हुए थे जितने डोडा के लोगों से जुड़े हुए थे, जितने कबाड़ा के लोगों से जुड़े हुए थे। आज़ाद साहब ग्रास रूट लेवल का, और आज़ाद साहब कभी इक़्तिदार में ये नहीं आपको साबित कर सकते हैं कि आज़ाद साहब कभी किसी को ना मिले हों, कभी उनको किसी ने अप्रोच किया हो। और आज़ाद साहब को अगर 5 साल मिलते जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर का नक्शा ही चेंज हुआ होता। क्या जम्मू में कमजोर है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी? यहाँ से उम्मीदवार खड़ा नहीं किया आपने? नहीं, अभी हमारी तैयारी नहीं थी, हमें मुनासिब कैंडिडेट नहीं था, और हमारा अभी मेंबरशिप चल रही है हमारी। अभी हम हर कंस्टिट्यूंसी में अपने पाँव मजबूत कर रहे हैं, तो अभी ऐसे इलेक्शन में कूद जाना अच्छा नहीं था। अगर आपको जब हर कंस्टिट्यूंसी में आपके पास वर्कर होंगे, जब आपके ग्रास रूट लेवल पे आप मजबूत हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जम्मू में हम 5-6 सीटें में लड़ेंगे। लेकिन असेंबली सीट्स में जो अगले आने वाले इलेक्शन होंगे उसमें आज़ाद साहब की ये कोशिश है कि हम 90 के 90 सीटों में, अगर हमारा किसी पार्टी से एतमाद होता है तो वो दूसरी बात है, लेकिन 90 के 90 सीटों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। और इंशाल्लाह आज़ाद साहब आने वाले वक्त में चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर होंगे। बड़े साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूँ, जिस इलाके से आपकी वाबस्तगी है, जिस इलाके से आपका तल्लक है, उस इलाके में भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हमने पहाड़ियों को उनका हक दे दिया, हमने गुजर बकरवालों के हक के साथ कोई छेड़खानी जो है वो नहीं की, लेकिन उस सीट से भाजपा अभी तक उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाई। क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? देखिए ना अगला साहब, जब बीजेपी को ये लगा कि गुजर बकरवाल जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ हैं, मुसलमान कश्मीरी जो हैं वो सारे बीजेपी के खिलाफ हैं, और जो कश्मीरी स्पीकिंग लोग हैं जम्मू कश्मीर में, हमारे रजौरी पुंछ में बीजेपी के खिलाफ है, तो पहाड़ी तो एक दो सीटें दिला सकते हैं। तो जब बीजेपी को ये लगा ना कि हम वहाँ नहीं जीत सकते हैं या हमारी जमानत भी जब होती है, तो आपने देखा अभी बीजेपी इस पोजीशन में नहीं है कि किसी कैंडिडेट को डिसाइड कर सके। अगर इनके पास पहाड़ियों की सपोर्ट है, अगर ये कहते हैं जी पहाड़ी हमें सारे वोट, पहाड़ी तो आप डिवाइड हो गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, कुछ वो एनसी में जाएंगे, कुछ पीडीपी में जाएंगे, कुछ हमारे साथ आज़ाद साहब के साथ अच्छे खासे पहाड़ी आबादी अच्छी खासी आज़ाद साहब के साथ आएगी। इंशाल्लाह गुजर भी वोट देंगे आज़ाद साहब को, पहाड़ी भी देंगे, कश्मीरी भी देंगे। लेकिन बीजेपी को कॉन्फिडेंस, बीजेपी लूज हो चुकी है। मैंने उसी टाइम कहा था जब डिलिमिटेशन कमीशन में जब ये हमें रजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ मिला रहे हैं, तो मैंने किसी बीजेपी के सीनियर आदमी को कहा था कि आप अली शाह गिलानी के एजेंडे को पाए तकमील पहुंचा रहे हैं, आप अली शाह गिलानी के एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो कैसे? मैंने कहा अली शाह गिलानी भी ये चाहता था कि रजौरी पुंछ का इलाका कश्मीर के साथ जुड़े, और आप वही कर रहे हैं। और बीजेपी के लिए मैं ये कहूँगा, नहीं, ये तो कहते हैं कि के लिए मैं ये कहूँगा कि वाइज एनिमी इज बेटर देन ए फुलिश फ्रेंड। ए वाइज एनिमी इज ए बेटर देन ए फुलिश फ्रेंड। ये फुलिश फ्रेंड है, ये हिंदुस्तान का बेड़ा कर करेंगे, और ये इनकी कोई सियासत नहीं है।
ये वो कांग्रेस की जमात, अभी मैं एक पार्टी में हूँ, जैसे मैं दूसरी पार्टी के बारे में नहीं, लेकिन कांग्रेस ही वाहिद जमात थी, उनके बड़े लीडर थे जिनको ये रोज गालियां देते हैं, जिन्होंने कश्मीर को जोड़ के रखा है। ये तो जोड़ ही नहीं पाए, ये तो स्टेट का धर्म भ्रम कर दिया उन्होंने, 3-3 हिस्से कर दिए। और जम्मू के हिंदू की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा हिंदू जम्मू का जो है वो दुखी है बेचारा, क्योंकि बिहार का, यूपी का, दिल्ली का, हरियाणा का वो बिहारी, वो तो जम्मू में जगह लेंगे। कश्मीर में आप मेरे रजौरी-पुंछ में किसी बिहारी को, किसी यूपी वाले को कहोगे वो जगह लेके देखे, हम किसी बिहारी को, यूपी वाले को, बाहर हरियाणा वाले को, पंजाब वाले को 5 मरले जगह नहीं लेने देंगे मिस्टर। ये सारा जम्मू में, सारा बोझ जम्मू में पड़ेगा। और जम्मू का हिंदू इतना दुखी है, उसकी नौकरियां भी गई, उसकी जमीनें भी गई, उसकी तजारत भी गई। अब आपका क्या स्टैंड है इस पर? क्या अब अगर अल्ताफ साहब जहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब अगर इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करते हैं, तो क्या गुज्जर और जो पहाड़ी का इशू जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने खत्म कर दिया, गुज्जर वर्सेस पहाड़ी की लड़ाई जो है देखिए, हमने, आप गुज्जर वर्सेस पहाड़ी कोई नहीं है, आप गुज्जर वर्सेस बीजेपी, गुज्जर वर्सेस आरएसएस है। अब हम देखेंगे बीजेपी को कितने वोट मिलते हैं रजौरी-पुंछ से और कश्मीर से। अब बीजेपी को हम टक्कर देंगे और गुज्जर बकरवाल ये इंश्योर करेंगे कि कोई एक वोट भी बीजेपी को नहीं जाएगा। फिर किसको देंगे वो? किसी पार्टी को देंगे, आजाद साहब को देंगे, पहले नंबर आजाद साहब है। अगर आजाद साहब नहीं खड़े होंगे तो फिर देखेंगे, सोचेंगे। बड़े साहब, पिछले दिनों हमने देखा आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं और हम मुसलमानों का एक बहुत बड़ा त्यौहार जो है वो गुजरा है, ईद उल फित्र का त्यौहार जो है, बहुत बड़ा ये त्यौहार था। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उस दिन की छुट्टी का ऐलान जो है वो नहीं किया। क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है? देखिए जी, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मुसलमानों की ईद थी और 9 बजे ग्रैंड मुफ्ती जो है जम्मू कश्मीर का ऐलान कर देता है कि चांद नजर आ गया है। हमें दिल्ली के इमाम को क्या करना है? मतलब दिल्ली का इमाम जो है वो हमें चेन्नई के साथ, मद्रास के साथ या हैदराबाद के साथ ईद तो नहीं करनी है। अगर इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, सियालकोट में चांद नजर आता है, मुजफ्फराबाद में हम ईद करेंगे, क्योंकि जिग्राफियाई इतिहार से हमारा इलाका मिलता है। और जिग्राफियाई इतिहार से अगर सियालकोट में चांद या इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में चांद नजर आ जाता है या मुजफ्फराबाद में, तो हमें ईद करनी है। हमने केरला के साथ तो ईद नहीं करनी। और ये लोगों को मिसकंसेप्शन है, गवर्नमेंट को भी, कि जी दिल्ली का इमाम, भाई दिल्ली के इमाम को हमें क्या करना है? आप अगर यहाँ ग्रैंड मुफ्ती का ऐलान हुआ है तो आपको तो ईद की छुट्टी, आप 12 बजे लोगों की ट्रांसफरिंग करते हैं और आप एक मेडिफाई आर्डर नहीं कर सके। ये निहायत ही बदकिस्मती की बात है और मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची है। क्या लगता है ये जो लोकसभा इलेक्शन है, इसमें कितनी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? मुझे नहीं लगता कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी ले जाए। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर से, लखनपुर से पार ही होने वाली है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इश्तियाक भट्टी साहब, जो कि एक गुजर लीडर हैं और गुजर लीडर होने के साथ साथ अब ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सिपाही भी बन चुके हैं। हमने इनसे समझने की कोशिश की है कि इनकी पार्टी ने जम्मू वाली सीट से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, गुलाम नबी आज़ाद को लेकर जो एक अड़चने जो है वो लगाई जा रही हैं। कभी ये खबरें आती हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो रजौरी-पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। कभी ये खबरें आती हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। कभी ये खबरें आती हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है हमने गुफ्तगू करके समझने की कोशिश की है और इन्होंने सारी चीज़ों को जो है वो साफ़ किया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये बातचीत जो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। और एक बड़ी मज़ेदार बात जो है वो निकल के सामने आई है कि क्या इस बार रजौरी-पुंछ के अंदर जो लड़ाई गुज्जर वर्सेस पहाड़ी की जो पिछले 40 सालों से रही है, क्या इस बार वो देखने को मिलेगी? क्या इस इलेक्शन में उसके असरात जो हैं वो दिख सकते हैं? तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार लड़ाई जो है वो गुज्जर वर्सेस पहाड़ी की नहीं, बल्कि इस बार जो लड़ाई है गुज्जर वर्सेस बीजेपी है। क्योंकि बीजेपी ने जो पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी के ज़ुमरे में लाया है, उससे गुज्जर खफा हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इश्तियाक भट्टी साहब कह रहे हैं। आप देखते रहें प्राइम टीवी। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।